प्रेमचंद की कफन कफन प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में शामिल है। इसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई। यह वही वर्ष है जिसमें प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अपना चरम यथार्थवादी उपन्यास गोदान रचा और इसी वर्ष उनकी मृत्यु भी हुई। इस दृष्टि से यह कहना गलत नहीं होगा कि कफन प्रेमचंद की कहानियों के सर्वाधिक परिपक्व चरण की रचना है। इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें गांधीवादी आदर्शवाद और उपदेशवाद का मुलम्मा पूरी तरह से छूट गया है और यथार्थ अपनी पूरी सघनता और नंगेपन के साथ उपस्थित है। कथा सार व कथा वस्तु। कफन में वैसा कथानक नहीं है जैसा घटनाओं की श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। इसमें घटनाओं के नाम पर सिर्फ एक दो सूचनाएं हैं, बाकी सारा तो स्थितियों का विश्लेषण मात्र है। दो दलित व्यक्ति हैं, घीसू और माधव, जिनमें बाप बेटे का संबंध है। माधव की पत्नी बुधिया परसों पीड़ा से त्रस्त है, छटपटा रही है। घीसू और माधव इतने कामचोर और संवेदनहीन है कि बुधिया की छटपटाहट उन्हें ज्यादा विचलित नहीं करती। एक तरह से वे उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। बुधिया की मौत पर वे छद्म सो प्रदर्शन करते हैं। उसके कफन के नाम पर सबसे पैसा मांगते, किंतु उस पैसे से कफन खरीदने के बजाय वे जमकर शराब पीते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, अंततः नशे में चूर होकर गिर जाते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वह किसी निश्चित अंत की घोषणा नहीं करती, बल्कि पाठक के सामने एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। संवेदना। कफन की संवेदना का सबसे मुख्य बिंदु उसमें व्यक्त होने वाला चरम यथार्थवाद है। प्रेमचंद की कथा यात्रा गांधीवादी आदर्शवाद से शुरू हुई थी और उनकी आरंभिक कहानियां हृदय परिवर्तन जैसी युक्तियों के माध्यम से आदर्श को साध कर समाप्त होती थी। उन्हें आदर्शवाद का रंग छुड़ाने में लंबा समय लगा। उनकी 1930 के आसपास की कहानियों में भी हल्का फुल्का आदर्श नजर आ ही जाता है। इस दृष्टि से कफन का कोई मुकाबला नहीं है। इसका यथार्थवाद गोदान से भी ज्यादा तीखा है। इसमें सिर्फ प्रश्न खड़े किए गए हैं, उत्तर या उपदेश देने की कोशिश दूर दूर तक नजर नहीं आती है। यद्यपि सदगति दूध का दाम पूस की रात में भी प्रेमचंद का यथार्थवाद खुलकर जाहिर हुआ है, किंतु वहां उसकी चुभन इतनी तीखी नहीं है। कफन की संवेदना का दूसरा पक्ष प्रेमचंद के विश्लेषणात्मक पक्ष में निहित है। यह कहानी घटनाओं की मदद से आगे नहीं बढ़ती, परत दर परत विश्लेषण करते हुए खुलती है। प्रेमचंद घीसू और माधव की कामचोरी को उनकी व्यक्तिगत कामचोरी घोषित नहीं करते, बल्कि उसके पीछे जिम्मेदार स्थितियों को उभारते हैं। वे लिखते हैं, जिस रात में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे, वे उनसे कहीं ज्यादा अधिक संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। सामाजिक समस्याओं का यह विश्लेषण कहानी के कुछ अन्य प्रसंगों में और ज्यादा घनीभूत होकर उभरा है, जहां प्रेमचंद सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में निहित विसंगति पर कड़ी चोट करते। ऐसे दो प्रसंग द्रष्टव्य हैं। नंबर 1, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी न मिले, मरने पर नया कफन चाहिए। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। नंबर 2, वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं।
और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। स्पष्ट है कि कफन संवेदना के स्तर पर प्रेमचंद की पूर्ववर्ती कहानियों से अलग तथा बेहद रास्ता चुनती है। एक अर्थ में यह उस मोहभंग की शुरुआत है जो आजादी के बाद साहित्य के सघन रूप में नजर आता है। गौरतलब है कि कुछ विचारकों की राय में यह कहानी दलित विरोधी चेतना से भरी हुई है। घीसू और माधव की जाति को चमार बताया गया है। वह इस वजह से प्रतीत होता है कि दलित वर्ग अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति गैर जिम्मेदार होता है। आरोप यह है कि प्रेमचंद घीसू और माधव की जाति का जिक्र किए बिना भी यह कहानी लिख सकते थे, क्योंकि घोर गरीबी किसी भी व्यक्ति को संवेदनहीन बनाने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। किंतु प्रेमचंद यह आक्षेप उचित नहीं है। दलितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदगति और दूध का दाम जैसी कहानियों और गोदान जैसे उपन्यासों के शिलिया आदि चरित्रों से स्पष्ट हो जाती है। घीसू और माधव की वह चमार जाति का सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि यह समझा जा सके कि दलित जातियों का जीवन कितना अभावग्रस्त है। कहानियों को ध्यान से पढ़े तो यह साफ नजर आता है कि उनकी राय में घीसू और माधव की कामचोरी और संवेदनहीनता के पीछे उनकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। शिल्प। कफन में प्रेमचंद ने शिल्प के स्तर पर कुछ नए प्रयोग किए। उदाहरण के लिए कफन में यह वह कथारस नहीं है जिसे कुछ लोग कहानी का प्रमाण तत्व मानते हैं। इसमें आदि मध्य तथा अंत में विभाजन योग्य कथानक भी नहीं है। यही कारण है कि शिल्प के पारंपरिक ढांचे पर कसने पर कुछ लोगों को यह कहानी कमजोर लगती है। वस्तुतः इसके शिल्प की विशिष्टता इसकी वातावरण योजना में निहित है। कफन एक वातावरण प्रधान कहानी है जो पाठक को इस तरह से बांधती है कि वह घीसू और माधव के परिवेश का हिस्सा बन जाता है। इसके पात्र जीवन के पात्र हैं जिनमें लेखक ने जरा सी भी मिलावट नहीं की है। कहानी में घटनाएं कम है, किंतु घटनाओं की इस विरलता के कारण ही यह स्थिति प्रधान और विश्लेषण प्रधान हो सकी है। जो स्थिति प्रधान और विश्लेषणता सघनता नई कहानियों की विभेदक विशेषता मानी जाती है, उसको पूर्व पीठिका कफन में देखी जा सकती है। प्रेमचंद ने चरित्रों से ज्यादा महत्व स्थितियों को दिया है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसकी स्थितियों का बाय प्रोडक्ट होता है। उन्होंने कहानियों के एक वाक्य में हल्का सा संकेत दिया है कि यदि घीसू और माधव अभावग्रस्त न होते तो शायद वे संवेदनशील और समाजनिष्ठ व्यक्ति होते, क्योंकि वे भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्थर उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और देने के गौरव आनंद को उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। कफन की भाषा सिद्ध करती है कि सरल और सादगीपूर्ण हिंदुस्तानी भाषा जटिल से जटिल समस्याओं की सूक्ष्मतम तह को खोलने में समर्थ है। इस भाषा की खूबसूरती यह भी है कि बीच बीच में मुहावरों और उपमाओं का प्रयोग इसे और प्रभावशाली बना देता है। जैसे घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था, या फिर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। मूल्यांकन। संपूर्ण चर्चा के आधार पर यह कहने में कोई समस्या नहीं है
कि कफन प्रेमचंद की सबसे अधिक प्रयोगधर्मी कहानी है। सच यह है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी ज्यादा सूक्ष्म और परिपक्व होती गई है, किंतु यदि प्रेमचंद की कोई कहानी आज भी समकालीन कहानियों को चुनौती देती है तो वह कफन ही है।